मौसूफ किसी वजह से प्रोग्राम में मौजूद नहीं है, लिहाजा उनकी मेहरबाना इजाज़त से हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं मरियम रियाज अहमद को खिताब की दावत देती हूँ कि वो आए और अपने तासुरात पेश करें। वजूद तंत है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद तंत है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ है जिंदगी का सोजगी। लफ्ज़ औरत चार किसी लफ्ज़ आइन वाव क्या का आइन से आलम इंसानियत की अलमबरदार औरत, वाव से वजूद इंसानियत की बुनियाद औरत, रो से रानाई कायनात की शान औरत, तो से तुम्हारे माशरे की पहचान औरत। जब औरत बेटी की शक्ल में दुनिया में आती है तो अपने माँ बाप के लिए एक जन्नत की दलील बन जाती है। बीवी की सूरत में वो ताकत से जन्नती हो जाती है और जब वो माँ के आला मकाम तक पहुँचती है तो उसके कदमों में जन्नत डाल दी जाती है। इतना सब कुछ मालूम होने के बाद भी आज बाप घराना में औरत को मर्दों की बनिस्बत कम दर्जा दिया जाता है। औरतों को वो हुकूक नहीं दिए जाते जो उन्हें देने चाहिए। औरतों को खुल के जीने की आज़ादी नहीं होती, उन्हें अपनी मनपसंद जिंदगी गुजारने की आज़ादी नहीं दी जाती, उन्हें आला तालीम हासिल करने की आज़ादी नहीं दी जाती। मैं कहती हूँ क्यों लड़कियों को आला तालीम से रोका जाता है, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान में इशारा फरमाया इक़रा यानी पढ़। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा सिर्फ मर्द पढ़े, या ये नहीं कहा सिर्फ औरतें पढ़े, बल्कि उन्होंने ये तफरीक नहीं की। तो फिर हम ये तफरीक क्यों करते हैं? हमें तफरीक नहीं करना चाहिए। अगर लड़कों को आला तालीम हासिल करके आगे एक खानदान संभालना है तो लड़कियों को भी आगे जाकर एक खानदान बसाना होता है। और अगर एक लड़की तालीम याफ्ता होगी तो अपने खानदान को बेहतरीन तरीके से संभाल सकेगी। और कहा जाता है ना, एक औरत तालीम याफ्ता हो तो पूरा खानदान तालीम याफ्ता होता है। तो हम एक औरत को तालीम याफ्ता बनाकर पूरे खानदान को क्यों ना तालीम याफ्ता बनाए, जबकि औरत हमारे घर की रौनक होती है और बेटियों से हमारे घर में उजाले होती है। इसी औरत उन्वान पर मैं सागर सिद्दीकी की एक नज़्म पेश करती हूँ। अगर तब इंसान में औरत न होती, अगर तब इंसान में औरत न होती, ख्यालों की रंगीन जन्नत न होती, सितारों के दिलकश फसाने न होते, बहारों की नाजुक हकीकत न होती, अगर बस इंसान में जन्नत न होती। जबीनों पे नूरे मुसर्रत न खिलता, जबीनों पे नूरे मुसर्रत न खिलता, निगाहों में शाने मुलव्वत न होती, घटाओं की आमद को सावन तरसते, घटाओं की आमद को सावन तरसते, फिजाओं में फकीरों को इरफान हस्ती न मिलता, ताज़ाहिदों को इबादत न होती, मुसाफिर सदा मंजिलों पे भटकते, मुसाफिर सदा मंजिलों पे भटकते, सफीरों को साहिल की कुर्बत न होती, हर एक फूल का रंग फीका सा रहता, हर एक फूल का रंग फीका सा रहता। यौन खातिन के मौका पर मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। औरतों के ताल्लुक से बेदारी पैदा की जाती है ताकि औरतों को मर्दों के मुताबिक हुकूक मिल सके। लेकिन 1975 से आज तक हर साल यौन खातिन मनाया जा रहा है। बावजूद इसके 2012 की इंडियन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक हर साल 8,233 खातिन जहेज के नाम पर इस्तेहसार का शिकार होती हैं। हर 90 मिनट पर एक दुल्हन जहेज के नाम पर जलाई जाती है। इंडियन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक हर 16 मिनट पर एक औरत जिनसी हरासखानी का शिकार बनती है। द चिल्ड्रन राइट ग्रुप क्राई के मुताबिक हर साल 12 में से एक बच्ची अपनी पैदाइश के पहले साल ही फौत हो जाती है। भारत में दौरान हमल जीव की जांच करवाना कानूनन गुनाह है। इसके बावजूद रिश्वत देकर जीव की जांच करवाना और बेटी होने पर इसकात हमल करवाना रुक नहीं रहा। हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक कई दफात औरतों और बच्चियों के इस्तेहसाल को रोकने के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा इंडियन पेनल कोड की दफा 376 के मुताबिक रैप, 363 के मुताबिक लड़कियों का अगवा, 373 जहेज के लिए इस्तेहसाल, 304 बी जबरन मौत, 498 ए टॉर्चर, 354 के मुताबिक लड़कियों से छेड़छाड़, जिनसी इस्तेहसाल, लड़कियों की नाजायज तिजारत के खिलाफ बनाए गए हैं। उभरती हुई जरूरियात के साथ रफ्तार बरकरार रखने के लिए खातिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी दफ़ात भी मौजूद हैं। कानून और
शरीयत के दोनों के ही मुताबिक औरतों की इज्जत करना हमारा फर्ज है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि औरतों की इज्जत करना, उनसे एहतराम से पेश आना सिर्फ मर्दों का फर्ज नहीं है। जब एक औरत दूसरी औरत की इज्जत करेगी, तब हम मर्दों से उम्मीद रखें कि वो एक औरत से इज्जत से पेश आए। एक जानिब जहां हम यहाँ यौम ख़वातीन के मौका पर इस प्रोग्राम में मौजूद है, वहीं दूसरी जानिब कहीं ना कहीं एक औरत किसी के जरिए इस्तेसाल का शिकार नहीं हो रही होगी, चाहे उससे इस्तेसाल करने वाला एक मर्द हो या औरत। इस्तेसाल को रोकने के लिए सबसे पहले हम औरतों का एक दूसरी औरत की इज्जत करना जरूरी है, ताकि यौम ख़वातीन का मकसद जो है वो मुकम्मल तरीके से कामयाब हो सके। शायद आप जानते ना हो, लेकिन हमारे दरमियान एक बेहतरीन शायरा मौजूद है। मैं उससे गुजारिश करती हूँ कि वो आए और अपने कलाम से हमें मशहूर करें। वो जिसके लहजे से चढ़ते हैं फूल लफ्जों के, सुना है शहर में ऐसा भी जादूगर आया है। से यौम ख़वातीन की मुबारकबाद पेश करती हूँ। उसके बाद मैंने कुछ लिखना चाहा तो आज के दिन पर तो वो सुनाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। बहुत चंचल सी होती है, बड़ी हसास होती है, बहुत चंचल सी होती है, बड़ी हसास होती है। मियाँ ये बेटियाँ है, बेटियाँ का बाम होती है कि अपने देश की खातिर ये बन जाती है रज़िया भी, कि अपने देश की खातिर ये बन जाती है रज़िया भी। मैदान जंग में मरने को भी तैयार होती है। घरों की आबरू और देश का मेमार होती है कि बेटी बाप की इज्जत का साहिबान होती है कितनी जागुसल देखो तो ये रंगीन दुनिया भी है, कितनी जागुसल देखो तो ये रंगीन दुनिया भी। दहेज के वास्ते बेटी यही कुर्बान होती है, और सहर यूं ही नहीं बेटी को दी है अज़मत रब ने, सहर यूं ही नहीं बेटी को दी है अज़मत रब ने, कि ये माँ बाप के हर गम की हिस्सेदार होती है। इसके बाद में हमारी आज के मेहमान खुसूसी मोहतरमा से गुजारिश उर्दू पर्शियन डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर अंसारी फहमीदा मैडम को मदऊ करती हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। बलागत झूमती है उसके अंदाज़े तकल्लुम पर, बलागत झूमती है उसके अंदाज़े तकल्लुम पर, लबे एजाज पर उनकी फसाहत नाज करती है। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज के हमारे इस प्रोग्राम के सदर मोहतरम ऑनरेबल प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद हारून मोहम्मद रमज़ान सर, एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सलमा अब्दुल सत्तार मैम, मुनव्वर सर, और इसी तरीके से IPSC कोऑर्डिनेटर और पिंकी मैडम नैक कोऑर्डिनेटर हमारे दरमियान मौजूद हैं। पॉलिटिकल साइंस के HOD डॉक्टर लोधी कनीस फातिमा मैम और मेरी अजीज स्टूडेंट अब्दुल कमा कौसर अनीस अहमद, उनके साथी और अजीज तालिबात। आज का ये प्रोग्राम जो वुमेन्स इंटरनेशनल वुमेन्स डे के नाम से हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, अगर सच जाने और अगर हमारा मुतालिया ज़रा वसी हो जाए तो यकीनन हम हर दिन जो है वो ख़वातीन हमारे यहाँ मनाया जाता है। बिलखुसूस मजहब इस्लाम ने ख़वातीन को बेशुमार हुकूक दिए, यहाँ तक कि मर्द और ख़वातीन में किसी भी तरीके का इम्तियाज़ नहीं, दोनों को यकजा दर्जा दिया गया, दोनों के हुकूक मुख्तस किए गए, और नतीजा ये हुआ कि इस रब के कायनात में, इस कायनात के निज़ाम को इस तरीके से मुनज़्ज़म किया है कि बक़ौल इक़बाल नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में।
شریکان بزم یہ تو ہم جانتے ہیں کہ خواتین، اور جیسا کہ اسرار الحق مجاز نے کہا ہے تیرے ماتھے پہ یہ لہراتا ہوا آنچل بہت خوب ہے، لیکن تو اس آنچل سے پرچم بنا لیتی تو اچھا ہے۔ حال ہی کہتے ہیں آتی ہو اکثر بے طلب دنیا میں جب آتی ہو تم، پر موہنی سی اپنی گھر بھر کے چھا جاتی ہو تم، اے ماں بہنوں بیٹیوں دنیا کی زینت تم سے۔ دیکھیے ہر کسی نے اس کائنات کے وجود میں عورتوں کا ایک مقام جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے، اور آج جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے اس دنیا کی، کبھی آپ نے یہ نہیں پڑھا ہوگا کہ تحریک مردہ چلی ہے، ہمیشہ تحریک نسواں کے لیے لوگ آواز اٹھاتے رہے، چاہے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہو، چاہے ہندوستان ہو، چاہے کسی اور ملک میں دیکھیے، ہمیشہ خواتین کے اوپر ہونے والے استحصال کے خلاف آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ جیسا کہ ابھی شائستہ نے کہا تھا کہ ہر سال جو ہے، اور ہم جب بھی جانتے ہیں کہ 8 مارچ یوم خواتین کے نام سے یہ دن مختص کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن ہم اگر خواتین کا منا لیں تو اس سے کیا خواتین کے حقوق دیے جا سکتے ہیں، کیا ان کے حقوق مل سکتے ہیں؟ انہیں کچھ سوالات کو لے کر میں آپ کو چند باتیں پیش کرنا چاہتی ہوں جو کہ میں نے کچھ آن لائن پڑھا ہے۔ اس میں دیکھیے چند کتابیں پڑھ کر جو معلومات اس دن کے حوالے سے میں نے اکٹھا کی ہے وہ میں آپ لوگوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں۔ اگر خواتین کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ، دیکھیے امریکہ جانتے ہو دنیا کا سپر پاور ملک میں سے ایک ملک ہے، اس کے پاس ویٹو پاور ہے، وہاں پر سب سے پہلے خواتین نے اپنے حقوق کے لیے احتجاج کیا تھا۔ تو یہاں پر اس نے کہا ہے کہ اگر یوم خواتین کے پس منظر میں دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ میں خواتین نے اپنی تنخواہ کے مسائل کے متعلق احتجاج کیا، مطلب وہ پہلی امریکی خواتین تھی جنہوں نے حکومت کے خلاف جو ہے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی، لیکن ان کے اس احتجاج کو گھڑ سوار دستوں کے ذریعے کچل دیا گیا۔ پھر 1908 میں امریکہ کی سوشلسٹ پارٹی نے خواتین کے مسائل حل کرنے کے لیے وومنس نیشنل کمیشن بنایا، اور اس طرح بڑی جدوجہد کے بعد فروری کی آخری تاریخ کو خواتین کے عالمی دن کے طور پر منانے جانے لگا۔ عالمی یوم خواتین سب سے پہلے 28 فروری 1909 میں امریکہ میں منایا گیا۔ پہلی عالمی خواتین کانفرنس جو منعقد کی گئی وہ 1910 میں ڈنمارک مطلب یورپ میں منعقد کی گئی۔ 8 مارچ 1913 کو یورپ بھر میں خواتین نے ریلیاں نکالی اور اپنے پروگرام جو ہیں وہ منعقد کیے، اور کئی برسوں سے 8 مارچ کو ہم عالمی سطح پر یوم خواتین مناتے ہیں۔ چین، روس، جرمنی، امریکہ، نیپال، کیوبا اور بہت سارے ایسے ممالک ہیں، اس دن خواتین ورکرز کی چھٹی ہوتی ہے۔ آپ نے نوٹ کیا کہ جس دن 8 مارچ ہوتا ہے بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں، اس دن اگر خواتین جاب کرتی ہیں تو ان کو اس دن چھٹی دے دی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کے دیکھیے آگے وجہ بتائے ہیں۔ خواتین ورکرز کی چھٹی ہوتی ہے، اور دیگر ممالک کی طرح بر صغیر میں بھی یہ دن بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی دن کو کسی دن کے نام سے منا لینا کیا اس کے تمام حقوق کو مکمل کر دیتا ہے؟ یقیناً اس کا جواب نفی میں آتا ہے۔ جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں فادرز ڈے، مدرز ڈے، چلڈرن ڈے، ٹیچرز ڈے، لیبر ڈے وغیرہ صرف ایک دن منائے جاتے ہیں، جبکہ یہ سارے رشتے ہیں جن کی اہمیت ہر وقت کسی نہ کسی حقوق کی متقاضی ہے۔ عورت ایک ایسا رشتہ ہے جس کی حیثیت کے تعین میں ہر دور میں لوگوں نے اپنی ذہنی سوچ کو اعلیٰ و عرفہ دکھانے کی خاطر کوئی نہ کوئی روپ دینے کی کوشش کی ہے، یہاں تک کہ اس کو دیویوں کا روپ دیا گیا تو کبھی اس کے عروج کو باعزت مقام تک نہ برداشت کرتے ہوئے اس کو
इंतहाई पस्ती में पहुंचा दिया गया। मजहब के नाम पर ही बरहना करके घुमाया गया, तो कभी इसको समाजी बराबरी, आज़ादी निस्वां देकर दफ्तरों, कारखानों और दुकानों में लाकर खड़ा किया, मगर औरत के हुकूक नहीं दिए गए। ये वो तमाम सिचुएशन थी जो आज हम पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखते हैं। जैसा कि अखबार इस बात के गवाह हैं कि हर दिन आपने देखा होगा कि लड़कियों के ऊपर किसी न किसी तरीके से इस्तेहसाल हो रहा है। आप जहाँ भी जॉब देखें, किसी भी मुल्क के देखें, किसी भी रियासत को आप उठाकर देखें, वहाँ कहते हैं कि हर 4 मिनट पर एक खवातीन जो है एक खातून अपनी जान दे। उसके पीछे बहुत सारे कॉज हैं। सिर्फ वो पॉलिसी बनाना, कानून बना देना, इख्तियार देने से मामला नहीं होता। होना ये चाहिए कि हमें उन हुकूक की पासदारी करते हुए खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। आज हम और आप जहाँ बैठे हैं, ये सर सैयद अहमद खां की कोशिश का समरा है, जिन्होंने हमको 4 दीवारी से बाहर निकालकर एजुकेशन देने की कोशिश की। और यही वजह है कि जब लड़कियां तालीम याफ्ता होना शुरू हो गई तो यकीनन समाज में तामीरी जहन जो है वो दिखाई देने लगा। लोग बड़े पैमाने पर बेदार होने लगे। और आज जब हमको तालीम मिल रही है तो हम अपने दायरे में रहते हुए आज आप देख रहे हैं, कुछ दिन पहले भी सुना होगा, यही शहर अजीज जो मजदूरों का शहर कहलाता है, यही शहर अजीज जो दीनी मदारिस का शहर कहलाता है, यही शहर मालेगांव जो मस्जिद और मनादिर का शहर कहलाता है, और यही शहर मालेगांव जहाँ कौमी यकजहती का मंजर भी दिखाई देता है। इस छोटे से शहर में जो कारपोरेशन बना लेकिन जिला नहीं बना, इस छोटे से शहर की एक लड़की अगर आज पायलट बन सकती है, हमारे कैंपस की एक लड़की अगर जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट बनी है, कौन? जुबैदा नाम की लड़की, वो भी हमारे कैंपस की है। तो अगर हम वाकई मेहनत करें, जहद मुसलसल है, अगर हम मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो यकीनन हम अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। और मैं आखिर में ये कहना चाहूँगी कि आप लोग देख रहे हैं, जैसा कि मैंने बड़ी बड़ी पोस्ट के लिहाज से बताया कि एक लड़की पायलट है, बहुत सारी लड़कियाँ इस डिपार्टमेंट में, इस कॉलेज के इंग्लिश डिपार्टमेंट लड़कियाँ लॉयर बनी हैं। इस कॉलेज के इस स्टूडेंट के यहाँ केजी आप देखते हो, वहाँ जब स्टार्ट हुआ केजी हमारे यहाँ, तो वहाँ का पहला बैच निकला जिसमें ये जोहरा मखदूमी डॉक्टर जो है वो यहीं केजी से लेकर 10-12 तक वो यहीं एजुकेशन हासिल। उसके बाद उन्होंने डॉक्टरी लाइन ली। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हमारे मकसद, हमको हमारा गोल हम सेट कर लें, हम अगर अच्छे ख्वाब देखें, तो यकीनन उसकी ताबीर मुमकिन है। और इतना ही नहीं, मैं सिर्फ आपको ये भी बता दूं कि आज हमारे दरमियान जो बैठी हुई हमारी मेहमान खुसूसी हैं, ऑनरेबल अलकमा कौसर अनीस अहमद साहबा। बच्चों, आपको याद होगा कि इज्जत जो है वो इंसान को यूं ही नहीं मिलती। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। आज हमारी जो मेहमान खुसूसी बैठी है वो भी हमारी कॉलेज की एक्स स्टूडेंट है, उर्दू डिपार्टमेंट की है और एनएसएस में बहुत एक्टिव थी। आज वो एजुकेशन पूरा करने के बाद उन्होंने एक एनजीओज बनाई है, एक एसोसिएशन बनाई है, और इस एसोसिएशन के ताल्लुक से बहुत सारी जो है वो काम अंजाम देते हैं। जब इंट्रोडक्शन आएगा तो उनकी बहुत सारी खिदमात को मैं बयान करूँगी। बहरहाल आज के लिए मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि आपको अपना गोल सेट करना है, और गोल को हासिल करने के लिए, मकसद को हासिल करने के लिए आपको कोशिश करना है। और ये याद रखना कि बिन मेहनत कुछ हाथ ना आए, हाथ आए नादारी। मेहनत ऐसा जादू है जिससे रेत बने फुलवारी। और मैं तमाम लड़कियों को वुमेन्स डे की मुबारकबाद पेश करती हूँ। और याद रखिए कि हर दिन सेलिब्रेट करना है, लेकिन बच्चों आज हमने आपको बताया है, लेकिन कल आपको अखबारात के जरिए, बहुत सारे मीडिया के जरिए हर दिन की नॉलेज मिलती है। तो कोशिश करना है हर दिन को अपनी डायरी में नोट करें। नॉलेज इज पावर। अगर आपके पास नॉलेज है तो यकीनन आप कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं।
اور ویسے بےشمار محاورات ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. اس کے لیے بڑی بڑی تعریفیں پڑی ہوئی ہیں. تو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ میں ہماری اسٹوڈنٹ جو ہیں آنریبل علقمہ کوثر کو میں دعوت سخن دیتی ہوں کہ وہ یہاں آ کر اپنی کچھ باتوں کو پیش کریں. علقمہ کا اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء والأموات. صدر محترم جناب ہارون صاحب، میرے ساتھی اساتذہ، مجھ کو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میرے جو ساتھی اساتذہ کے ساتھ میں آج بیٹھی ہوں. ایک وقت تھا کہ میں یہاں کی طالبہ تھی. نہ طرز بیاں ہے نہ طرز تکلم میرے سننے والوں، السلام علیکم. میں خدمت والی گروپ علقمہ کوثر پاپولر میں نے بی اے کی تعلیم یہاں جے پی کالج سے حاصل کیا. ایم اے انگریزی سے 2 سال کیا، پھر بی ایڈ اورنگ آباد سے کیا، ایم ایڈ ناگپور سے کیا. میں یہ بتاتی چلوں کہ اگر مالیگاؤں میں شراب نوشی کی دکان نہ ہوتی تو میں میرے والد محترم کے ساتھ ہوتی. میں جب 1 سال کی تھی میری ماں کا طلاق ہو چکا تھا. بہت بڑے گھرانے میں پیدائش ہوئی. اگر شراب نوشی کی دکان مالیگاؤں کی نہ ہوتی تو مجھ کو بچپن سے باپ کا پیار ملتا. مگر میں خوش نصیب لڑکی ہوں، آج میں خوش نصیب عورت ہوں، یا لیڈی کی خوش نصیب طالبہ ہوں. ٹھیک ہے وقت. اس کے بعد دھیرے دھیرے بڑی ہوئی، پہلی جماعت کا ایڈمیشن لیا. میرے استاد کو معلوم نہیں تھا، مجھے والد کے پڑھنے کا بہت شوق تھا. میں نے پرائمری نمبر کی اسکول میں 7ویں جماعت تک پڑھا، پھر اس کے بعد ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کی. مگر جب یہاں جے پی کالج میں آئی میرے پاس فیس نہیں تھی، فیس بھرنے کو نہیں تھی ایڈمیشن کی. اس وقت جو بھی تھی میڈم، مگر آج بھی میڈم لوگ کو نہیں معلوم ہے کہ یہی کہ کچھ ٹیچر کو کچھ پتہ چلا آپ مجھے فیس بھرے اور انہوں نے فون کیا کہ آپ آ جائیے دیے ایڈمیشن آپ کو ہوگی. اس کو بہت خوشی ہو رہی ہے. ابھی تک میڈم لوگ کو بھی نہیں معلوم. یہی میڈم، یہی اسٹاف کے میرے ساتھی اساتذہ میری فیس بھرے میں میرے پاس کیا. میں یہاں سے بی اے کی تعلیم حاصل کی. میری بچیاں، میری عزیز طالبہ، میں نے زندگی میں کبھی بھی ہار نہیں مانا. بہت غربت میں تعلیم حاصل کی ہے. میرے پاس 11ویں 12ویں کی فیس نہیں تھی. پھر اس کے بعد میں یہاں بی اے بہت کامیاب کری، بہت اچھے پرسنٹیج سے پاس ہوئی. یہاں سے میں یہاں سے بہت کچھ سیکھا. میں نے میسز میں رہا، میں گیدرنگ میں رہی. بس شوق تھا تعلیم کا، مگر والد صاحب کا سایہ نہیں تھا. معمولوں غریب تھے، معمولوں کو پرورش پائی. جس ادارے میں جاتی تھی پتہ چلتا تھا اس ادارے کے اسٹاف میں بھی فیس بھر دیتے تھے. کچھ کتاب بھی آج خاموشی سے دے دیتے تھے، میں پڑھتی رہی. مگر میری زندگی میں ہمت نہیں تھا. اور کبھی کسی ساتھی میری سہیلیوں کو بھی ظاہر نہیں کیا کہ میں بہت غریب ہوں. میں ایسا رہتی تھی کہ میرے ٹیچر کو بھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ ان کے والد یہ بہت غریب لڑکی ہے. کبھی نہیں بتایا میں نے اپنی زبان سے یا میرے کوئی بیہیویئر سے. میں اپنے تاثرات ہمیشہ مسکراتی رہی اور اچھے بڑے ساتھیوں کے ساتھ رہتی تھی. میری تمام سہیلیاں بہت امیر تھیں. ان کو بھی کبھی احساس نہیں رہی کہ میں بہت غریب گھر کی ہوں یا میرے والد محترم نہیں ہے. ہر بس ان کو پتہ چل جاتا تھا. اپنے احساس کمتری کا کبھی کسی کو احساس نہیں دلانا میری عزیز طالبہ. اور اپنی زندگی میں کامیاب کام کرتے رہنا، آگے بڑھتے رہنا. مجھ کو پڑھنے کا بہت شوق تھا کہ جب بی ایڈ کا فارم بھرنے کے لیے یہاں سے بات 2002 میں، یہاں 2001 میں نے بی ایڈ کیا. 1 سال گیپ کے بعد بی ایڈ کا اورنگ آباد میں فارم بھرنے کے لیے ساتھی لوگ میرے بہت امیر لڑکے کا تمام لوگ ساتھ میں گئے. بی ایڈ کا فارم بھرا، وہاں سنی میں 8000 فیس ہے. اس وقت تو 8000 میرے لیے بہت مشکل تھا، مگر میرے نصیب کے ساتھ شاید بی ایڈ کرنا. میں نے ہمت نہیں ہاری، بی ایڈ بھی کیا. وہاں بی ایڈ بھی کیا. بی ایڈ کمپلیٹ بہت اچھے پرسنٹیج سے پاس ہو کر آئی. پھر اس کے بعد انٹرویو کے لیے جاتی تھی تو اس وقت تو ڈونیشن 5 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ. میں نے بہت ادارے میں انٹرویو دیا مگر لو کر آ جاتی کیونکہ والد نہیں تھے. ہاں وہ لوگ غریب تھے، میں ڈونیشن نہیں کر سکتی تھی. مگر ہمت نہیں کھاتی، ہمت نہیں کھاتی، ہمت سے کام. ایسا ضروری نہیں کہ پڑھنے کے بعد سروس ملے. وہ تعلیم کو اپنا استعمال کرنا ہے، وہ تعلیم کا صحیح استعمال کرنا ہے.
اور ہر ایک کو تعلیم سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا. میں نے ہمت نہیں ہاری, بامبے میں جا کر سروس کیا. جہاں ڈونیشن میں پرائیویٹ BEd کالج میں میرے ایک ساتھی نے کہا کہ گوہاٹی میں جگہ خالی ہے, آپ وہاں ہائی اسکول میں آ کر سروس کرو. میں گوہاٹی گئی, پہلے 500 روپئے سے ہائی اسکول میں پڑھایا. 2003 میں 500 روپیہ مہینہ ملتا تھا. میں وہاں جا کر ایک سلائی کی دکان پر گئی, سلائی مشین والے سے کہی کہ مجھ کو ادھار سلائی کی مشین دے دو. وہاں بھی ہمت نہیں ہاری. میں وہاں سلائی مہندی کے کورسز میرے ساتویں جماعت سے بہت بچپن سے ہنر سیکھی تھی میں اسکول کے ساتھ. وہاں مجھ کو سلائی مشین دے دی, ادھار دے دو. 500 مہینے سے میں BEd کالج وہاں پر ہائی اسکول میں گئی. میری زندگی کی سوانح روزگار بتاتی ہوں ان موقعوں کی طالبہ کی اس طرح سے پڑھی, مگر حوصلہ بلند رکھنا ہے, ہمت نہیں ہارنا. کبھی بھی ہمت نہیں ہارنا, اپنے غربت پیش نہیں کرنا, کس کو بتا رہے ہیں, حوصلہ بلند رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کامیابی دیتے ہیں. سیکھ علم و ہنر, زمانہ ہے علم و ہنر کا, گیا وہ وقت ہے ٹھوکر لگی خزانہ ملا. اوروں کے لیے رکھتے ہیں جو پیار کا جذبہ, وہ لوگ کبھی ٹوٹ کے بکھرا نہیں کرتے. میں ہر وقت اپنے استاد کا بہت ادب کرتی تھی, ہر بڑے چھوٹوں کا بہت ادب کرتی تھی. یہ آپ لوگ کو کرنا ہے, اس سے زندگی میں کامیابی ہے. استاد کی ایک بات پر لبیک کہنے, ایک بار استاد کا ہاں کہنے, ماں باپ کی خبرداری کرنے, اپنے استاد کی بہت عزت کرو گے, انشاءاللہ آگے بڑھو گے. مجھ کو آج بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میرے استاد کے ساتھ اسٹیج پر ایک ساتھ کبھی طالبہ کی نہیں آئی. وہاں پر سلائی اور مہندی کی کلاسز کی شروعات کی. ماشاءاللہ ہم لوگوں کا کھانا کھا چلا, تو وہاں سے پتہ چلا کہ آپ مومرا میں آئیے, BEd کالج میں جگہ خالی. میں وہیں سے MA کیا. وہاں رہتے ہوئے پڑھاتے ہوئے میں یہاں MSc کالج سے کی تعلیم حاصل کی. شوق تھا کہ آگے اور پڑھیں تو کہیں نہ کہیں سروس لگ جائے گی, بغیر ڈونیشن کا. ڈونیشن بھر نہیں سکتی تھی. پھر مومرا آئی, مومرا میں BEd کالج لیکچر دیا, وہاں ڈونیشن BEd کالج کا. میرے میڈم کو بھی نہیں معلوم کہ اس طرح سے کیسے آگے کیا کیا کیا. بہت 20 سال کے بعد ملاقات ہوئی ہے. مومرا میں BEd کالج میں پڑھاتی رہی. وہاں کے میرے جو چیئرمین تھے میرا کام دیکھ کے بہت خوش ہوتے تھے, مجھ کو پرنسپلشپ دیا کہ یہ کالج آپ کی ہے. وہاں سے میں پیسہ جمع کر کے حج کا بہت شوق تھا, میں نے حج کیا. وہاں سے میں نے حج کیا, شادی نہیں کرنی پڑے حج کروں. اسی درمیان میں نے میری امی کا دوسرا نکاح کروایا. میری امی کو بہت قریب سے ایک طلاق شدہ عورت کو میں نے بہت قریب سے دیکھا, اس لیے یہ خدمت خاتون گروپ چلا رہی ہوں. میں نے اس کو راتوں میں روتے دیکھا ہے, دن میں بہت گمشدہ دیکھا ہے, خاموش روتے رہتی تھی. میری ماں کو سمجھاتی تھی, امی میں بڑی ہو گئی ہوں, کیسے بھی بس شوہر کے رہتے ہیں, اب شادی کر لو. بہت سمجھائی تو میری امی میرے BEd کے بعد نکاح کی. میں میری ماں کا ایک طلاق شدہ عورت میرے بہت قریب سے دیکھا ہے, راتوں میں روتے دیکھا ہے, دن میں خاموش رہتے ہوئے دیکھا ہے. بہن بھائی کی پرورش کر رہی تھی. میرے ابو کا بچپن سے مجھ کو پیار نہیں ملا. میں 2003 میں میری والدہ کا نکاح کروایا. میرے والد مجھ کو, میری قسمت میں شاید تھا والد صاحب کا پیار. آج میرے والد اتنے اچھے مجھ کو ملے کہ کیا سگے والد بھی پیار کریں. میری والدہ کا نکاح کروایا ہے. میرے والد صاحب بہت اچھے میرے سے اچھے حیثیت مند. ان کو میں میری کہانی بتائی چھوٹے میں سروس کروں, مگر ایسا ضروری نہیں کہ سروس بھی کر کے ہم خوش رہ سکتے ہیں, ہم دوسری بھی خدمت کر سکتے ہیں. میں وہاں BEd کالج میں پڑھاتی رہی. میرے والد صاحب سے کہا کہ اب مجھ کو محرم مل چکی ہے, محرم کے بغیر حج نہیں ہوگا. مجھ سے کہا کہ مجھ کو حج کا شوق ہے, حج کے بعد میں شادی کروں. آپ مجھ کو میری امی کو حج کرنے کے لیے لے جائیے, وہاں سے پیسہ جمع کرتی ہوں. مجھ کو میری امی کو حج کرائیں, میرے دوسرے والد بہت اچھے, بہت خدمت گزار. وہ خدمت کرتے تھے, ان کی خدمات دیکھتی تھی, ان کو ڈانٹتی تھی کہ دوسرے لوگوں کی خدمت کرتے ہو. مگر میں ان سے یہی خدمات سیکھی, دوسروں کی لڑائی جھگڑا مٹانا, دوسروں کی خدمات کرنا. اپنے لیے نہیں سیکھتے تھے. کسی کے کام نہ آئے تو آدمی کیا ہے, کسی کے کام نہ آئے تو آدمی کیا ہے. جو اپنی فکر میں گزرے تو زندگی کیا ہے, جو اپنی فکر میں گزرے تو آج بہت خوش نصیب اور بہت اچھی زندگی گزارے ماشاء اللہ. ایک مطلب میں وہاں BEd کالج میں لیکچرار رہی, BEd کالج کی بچے بھی کام کی. مگر ایک وقت ایسا آیا کہ میری امی کو فارش کی بات ہوئی. میں امی کی ایک لڑکی, کوئی ان کی خدمت کرنے والا نہیں. میں وہاں سے سر, میری امی بولی کہ میں آج ایک گلاس پانی بھی نہیں لے سکتی. میں وہاں سے سروس چھوڑ کر آئی. میں پرائیویٹ کالج میں تو ہوں, میں کالج سروس چھوڑ کر والے وہاں
ابھی मालेगांव में 11वां साल है। मेरी अम्मी को फालिश था, 5 साल बिस्तर पे रही। वो माँ जो माँ बाप बनकर मुझको तालीम दिलाई, मुझको परवरिश की, वो माँ को फालिश हो गया तो उनको संभालना भी अपना फ़र्ज़ है। उनकी खिदमत करने में वहाँ की सर्विस छोड़ दी और यहाँ आके उनकी खिदमत करती रही। खिदमत करने के साथ साथ सिलाई मेहंदी क्लासेस यहाँ जाकर कि यहाँ कुछ वक्त तो खातून डीएड कॉलेज में पढ़ाई भी है, मगर नहीं आना जाना हो सके। मेरी अम्मी की खिदमत करना था, स्तर पर बिल्कुल के 5 साल हो। तो मेरा कहने का मतलब, मेरा बताने का मतलब ये है कि कभी भी अपनी ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारना। अपनी ज़िंदगी की उदास सुना भी आपको समझ में आया होगा। कभी भी अपनी ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारना है, का हिम्मती से काम नहीं लेना, आगे बढ़ते रहना है। आप कभी भी अपने एहसास कमतरी के एहसास दूसरों को नहीं बताना कि हम किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या है। हमको अपना काम करते रहना, हर जगह हर वक्त खिदमत दूसरों की करते रहना है, अपना काम करते रहना और आगे बढ़ते रहना है। तुझे नसीब हो दुनिया में ऐसा उरूज, मेरी अजीज़ बहनें, तुझे नसीब हुआ ऐसा उरूज दुनिया में कि आसमां भी तेरी रफ़ातों की नाश करे। मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप जो तालीम हासिल करके यहाँ से जाओगे, वो तालीम का आप अपने मोहल्ले में, अपने समाज, अपने पड़ोसियों को फ़ायदा पहुँचाना। आप ये तालीम हासिल करके अपने ज़िंदगी में मत मोहतात रह जाना, बल्कि ये तालीम आप दूसरों तक भी पहुँचाते रहना। ये तालीम का आप दूसरों तक फ़ायदा पहुँचाते रहना। कम से कम नहीं बड़ी क्लास से नहीं पढ़ा था तो एक क्लास एक मोहल्ला तो संभाल सकती हैं। अगर एक मोहल्ले के तमाम बच्चे यहाँ से निकलने के बाद संभाल लेगी, मैं समझती हूँ कि पूरे मालेगांव का मोहल्ला चमक जाएगा, पूरे मालेगांव का हर मोहल्ला चमक जाएगा। एक मोहल्ले की एक क्लास अगर आप संभाल लेते हो, तमाम पूरे मोहल्ले की औरतों की खिदमत करना, उनको तालीम दिलाना, उनकी मदद करना, तो मैं समझती हूँ कि आज अपना पूरा मालेगांव चमक जाएगा। मालेगांव मस्जिदों में नारों का शहर है मेरी अजीज़ बहनें। मगर कुछ सलाम एरिया में हम जब गए देखे तो औरतें बिल्कुल मतलब स्कूल पढ़ी है न मदरसा पढ़ी है। ऐसे मोहल्ले में जाकर आज मालेगांव, जब मैं मालेगांव आई 11 साल हो चुके, तो यहाँ सिलाई मेहंदी ट्यूशन क्लासेस जारी करती है। मेरी अम्मी को संभालते हुए मैं छोटी मोटी क्लासेस, सिलाई मेहंदी ट्यूशन क्लासेस जारी कर दिया। और वहाँ गवर्नमेंट आज भी मेरी सिलाई मेहंदी क्लासेस जारी है। जब मैं गवर्नमेंट गई तो वहाँ की सिलाई मेहंदी क्लासेस में जारी कर चुकी थी और दूसरी तालबात को वहाँ सिखा कर कही थी कि आप यहाँ पर सिलाई की क्लासेस जारी रखें। बहुत सारे तालबात को वहाँ सिखाया। और मालेगांव में छोटी मोटी सिलाई मेहंदी क्लासेस, मेरे घर में छोटी एक क्लास जारी रही, मैं हिम्मत नहीं आ रही, ट्यूशन की क्लासेस जारी रही। उसके बाद आज मालेगांव मेरी माशाल्लाह 30 क्लास है। पूरे मालेगांव शहर में 30 क्लासेस है। 10 मोहल्ले में, हर मोहल्ले में 3 क्लासेस है, सिलाई मेहंदी और मदरसा। तुम उसमें सीरत का वो नमूना बनों के दुनिया पुकारोगे। तालीम हासिल करने के बाद आपको ये तालीम से दूसरे लोगों को, दूसरी बहनों को, दूसरी बच्चियों को बहुत फ़ायदा पहुंचाना है। आप ये तालीम हासिल करने के बाद आप अपने में सिमट नहीं जाना, अपने घर में नहीं रह जाना, बल्कि ये तालीम का कहीं ना कहीं लोगों को फ़ायदा पहुँचाते रहना है, खिदमत करते रहना है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको तनख्वाह मिलेगी तभी आप काम करोगे। नहीं मेरी बहनें, अपने जहन में, अपने दिमाग में ये बैठा लेना कि हमको दूसरों की खिदमत करना है। आज जब मैं किसी बेवा तलाकशुदा औरत की अगर मदद करती हूँ, उनके चेहरे पे जो खुशी देखती हूँ, तो वो आज मेरे लिए 85 या 90 हज़ार पगार से भी ज़्यादा खुशी है। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरी आज तनख्वाह कॉलेज में 70,000 80,000 जो भी मेरी तनख्वाह होती, मैं उससे खुश नहीं होती जितना आज मैं बेवा तलाकशुदा को जो एक मदद करती हूँ, उनके गम को सुनती हूँ, उसको हल करने की कोशिश करती हूँ, उनके चेहरे को जो खुशी देखती हूँ, तो आज मेरी 70-80 हज़ार पेमेंट से ज़्यादा वो खुशी मुझको मिलती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। सर्विस नहीं लगी चलेगा, मगर मैं आज बहुत खुश हूँ कि इस तरह से खिदमत करती हूँ। अरे बेवा, एक गमज़दा औरत, एक शौहर से झगड़ालू औरत, झगड़ा होता है और बैठे रहती है, उसके बच्चे कहीं और, ये कहीं और, बच्चों से दूर जब वो तड़पती है कि मेरे साथ बच्चे को दिखाती है मेरे शौहर से झगड़ा हुआ है, तो वो जो समझाना, उनको शौहर के पास भेजना, वो जो खुशी मिलती है, तो वो बहुत खुशी मिलती है। तो मेरी अजीज़ तालिबात, मेरी बहनें, आपको ये हमेशा ये खिदमत करके आपको रहना है और तालीम हासिल करने के बाद दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना है। सब कुछ पैसा नहीं होता, सब कुछ पैसा नहीं होता। आप अपने अंदर ये जज्बा पैदा करना है कि हम खिदमत करेंगे, हम लोगों की खिदमत करेंगे। और आज मेरे 30 क्लासेस हो गए हैं, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि बेवाओं की मदद करना, तलाकशुदा को समझाना कि भाई आप बैठे हो, दूसरी शादी कर लो। बेवा जो कम उम्र है उनको समझाने की कोशिश करते रहना कि भाई आप कम उम्र है, आप दूसरी शादी कर सकते हो। और अनाज से मदद कर सकते हो, कपड़े से मदद कर सकते हो, अल्फाज से मदद कर सकते हो। नहीं हमारे पास कुछ है कपड़ा ना, तो आप अल्फाज से ही मदद कर सकते हो।
दो मीठे बोल उनको ऐसा बोल सकते हो कि उनकी जो दिल गंगा में हल्का हो जाए। तो इस तरह से आप अपनी खिदमत अपनी ज़िंदगी में जाकर अपने यहाँ से तालीम हासिल करने के बाद आप अपनी खिदमत करते रहना। मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि तालीम हासिल करने के बाद ये नहीं सोचना कि हमको सर्विस लगे, सर्विस ज़रूरी है, कम से कम आप एक तरह से जारी रखने एक मोहल्ले में, ताकि वो लोग उस मोहल्ले से आपकी तालीम से फ़ायदा उठा सके। आप पूरी ज़िंदगी अपनी तालीम की वजह से लोगों को मदद करते रहना और अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम करके जाना कि ताकि अपने मरने के बाद भी लोग हमें याद करें। ऐसे इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में काम करते जाएँ। ज़िंदगी की रहे गुजर में छोड़ जाए कुछ नकोश, ज़िंदगी की रहे गुजर में छोड़ जाए कुछ नकोश, वो मिटाए बारहा हम बारहा पैदा। न थक कर बैठ जा अभी और काम बाकी है, न थक कर बैठ जा अभी और काम बाकी है, ज़मीन खत्म होगी तो क्या आसमान का। इनको मोहल्ले में जाकर कुरान शरीफ तर्जुमे से पढ़ाना, औरतों को जमा करके जो औरतें ना मदरसा पढ़ी है न स्कूल पढ़ी है, ऐसे सलम एरिए में जाकर सर्वे करना, उनको उर्दू कुरान शरीफ पढ़ाना, उर्दू पढ़ाना, उनको अनाज से मदद करना, उनको कपड़े से मदद करना, उनको तालीम से मदद करना, उनकी बच्चों की रहबरी करना और उनसे जाकर हमको ये कहना कि भाई तालीम बहुत ज़रूरी है। आप जो तालीम हासिल की हो अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को भी बहुत ज़्यादा तालीम से ही ज़िंदगी में उजाला है, तालीम के बगैर अधूरा है, तालीम के बगैर अंधेरा है। हम जब सलाम एरिया में जाते हैं तो उनको ना कपड़ा पहनने का सलीका ना उर्दू बोलने का सलीका, क्योंकि ये तालीम याफ्ता नहीं है, क्योंकि इनको तालीम का कुछ रगबत नहीं है, तालीम ही नहीं हासिल की है। ऐसी औरतों को तालीम से उजागर करना, ये नहीं तालीम कमिश्नर एक्ट को से तालीम हो जाता है। Honorable Khainar sir, Honorable Principal Dr. Ansari Mohammed Ramzan sir, Honorable Gulshan sir, along with all heads of different units of JAT campus and dear students, good afternoon to all of you. Today we have gathered here for the celebration of International Women's Day. So we are very proud to be women, as we are very strong. And dear students, you can understand that women are really strong and powerful, as on the stage there are some prominent personalities along with some prominent ladies of our college. So, dear students, we have with us some prominent personalities of Malegaon. One of them is our Honorable Khainar sir. Now, I request Honorable Principal sir to felicitate Khainar sir. Please sir. डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो मालेगांव के प्रिंसिपल कमिश्नर हैं भालचंद्र गोसावी सर के साथ ये काम कर रहे हैं। गोसावी सर ने 2021 अप्रैल 2021 में मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आज कमिश्नर यहाँ पर आए एंड हमारे मालेगांव की जो कुछ प्रॉब्लम्स है, दिस पीपल आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स
और इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है लोगों की, that they are taking help of local community for solving these problems. जैसे कि कोरोना पैंडेमिक का प्रॉब्लम हो, वैक्सीनेशन लोग नहीं कर रहे थे तो उन्होंने लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया, जो लीडर्स थे, लोकल लीडर्स थे, उनको उन्होंने इन्वॉल्व किया, लोगों को वैक्सीनेशन के लिए उन्होंने मोटिवेट किया। साथ ही साथ कुछ प्रोजेक्ट जैसे कि मालेगांव में दूसरी एक बड़ी प्रॉब्लम है, दैट इज रिगार्डिंग क्लीनलीनेस, तो इसके लिए भी ये सब लोग काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ द प्रॉब्लम ऑफ एनक्रोचमेंट, हमारे बच्चे जो बाहर जाते हैं, इस कैंपस के बाहर जब निकलते हैं तो उन्हें क्या प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि रोड क्रॉस करना है या फिर जाना ही है, तो आप सब इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ हो, तो इसके लिए लोग एक काम कर रहे हैं एंड रियली वी सैल्यूट दिस। अभी हमारे साथ हैं ऑनरेबल भूसर सर, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्रिंसिपल सर से कि प्लीज फेलिसिटेट भूसर सर, प्लीज सर। साथ ही साथ प्रभाग अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है, डिम्पल सर। अगेन मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इस्माइल सर से कि प्लीज फेलिसिटेट डिम्पल सर, प्लीज सर। बिगी सारा है नहीं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज का सेलिब्रेशन जो मॉर्निंग से हम कर रहे हैं और रात तक करते रहेंगे, और एक ही दिन का 365 दिन हमारे है कि नहीं? बोलो ना, ताली उली तो बजाओ। बिल्कुल एक दिन जो है काफी नहीं हमारे लिए, 365 दिन हमारे, और इसका क्रेडिट जाता है ऐसे मैन ऑफ द क्वालिटी। ए मैन ऑफ क्वालिटी रिस्पेक्ट्स द डिग्निटी ऑफ ए वुमेन। तो ऐसे लोग हैं जो हमको इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं और हम प्राउडली सोशल सिक्योरिटी के साथ आ रहे हैं और एजुकेशन ले रहे हैं। तो मैं सैल्यूट करती हूँ मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वहाँ के कमिश्नर साहब को, असिस्टेंट कमिश्नर साहब को, कि उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज जो हमने मांगी थी, मांगने से पहले ही उन्होंने अपना जो है हम लोगों को प्रोवाइड करके दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे जो है महाराष्ट्र पुलिस और ख़ास तौर से सिटी पुलिस स्टेशन के पीआई साहब की, कि वो हमारे साथ हर वक्त जो है खड़े रहे और हमारे लिए अरेंजमेंट करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। बच्चों, आज जब बाहर निकलोगे, अंदर जब आए थे नज़ारा कुछ और था, जब बाहर जाओगे नज़ारा कुछ और मिलेगा। एंड इट्स क्रेडिट गोज टू बोथ ऑफ द अथॉरिटीज ऑफ मालेगांव। वी सैल्यूट यू सर। एंड जैसा कि मैंने कमिश्नर साहब को कि सर अगर ये काम हो गया, सर के सामने कहा था, तो सर बहुत दुआएं मिलेंगी। तो सर हमारी बच्चियां, हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे जो बहुत परेशान होते हैं सर, तो बहुत दुआएं देंगे सर। बहुत सारी बार हमको भी गाड़ियों से लग जाती सर, पर जो है वो हम तो बच के निकल जाते हैं। हमारे बच्चों का क्या सर, जान हथेली पे लेके चल रहे हैं, और शायद पीछे भी हर बार राउंड लेते रहे और बताते रहे कि जो है आप लोगों को कंफर्टेबल जोन में हम लाएंगे, और माशाल्लाह वो कर रहे हैं। तो यू ऑल आर मैन ऑफ एक्शन ऑल्सो। तो थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ जेटी कैंपस, particularly Honorable Chairman Ansari Nehal Ahmed Sahib और all heads of various department. We welcome you sir and we are thankful to your efforts. आपने जो कुछ हमारे लिए किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत छोटा शब्द है, पर जो है हम हमेशा याद रखेंगे कि हमारे साथ हमारे जो अथॉरिटी खड़े हुए हैं, और इंशाल्लाह आगे भी आप लोगों का कोऑपरेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। Dear students, the theme of
this International Women's Day is break the bias. हमें जो बास सिस्टम है इसे तोड़ना है और हम यहाँ पर एक्चुअल कर रहे हैं। जिस तरह से आप स्टेज पर सभी जेंट्स के साथ लेडीज जो बैठे हैं, आप देखकर यकीन कर सकते हैं कि इस तरह से हो रहा है और अपनी बच्चियाँ यहाँ पर जो है जो एजुकेशन ले रही हैं। Now I request Honorable Khairnar sir to come over here and share his views with us. First of all, I request Bhushan sir to come over here and share his views with us. Please, sir. सभी ऑनरेबल मेंबर को धन्यवाद। सबसे पहले आज जागतिक महिला दिन की मेरे सभी बच्चियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। 2-3 बातों में ध्यान देना चाहिए। मैं पिछले 2007 से मेरा लक्ष्य चैरिटेबल ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के माध्यम से जो टीनेज के बच्चे 13 से 18 साल, उन बच्चों के लिए मैं काउंसलिंग सेशन लेकर रहा हूँ, सिर्फ बच्चों के लिए। कुछ वजह है, उसके लिए काफ़ी वक्त लगेगा, तो जो 2-3 बातें हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। जितने भी बच्चे हैं 1-2-3 बातें याद रखें। दोपहर की नींद अगर कोई बच्चा लेता होगा तो कृपया करके वो दोपहर की नींद ना ले। उस पीरियड में जो भी हो सके आपका ध्यान भटका है, पढ़ाई में हो या किसी खेल में, आपको उसको लगाना है। उसकी रीज़न अलग है, अभी वो स्टेज नहीं है उसको मैं आपको बता पाऊँ, तो खाली इतना आपको बता देता हूँ कि दोपहर की नींद अगर आती भी होगी तो आप किसी भी तरह से उसको टाल दो। दोपहर की नींद अच्छी नहीं है, खास करके टीनेज के बच्चों के लिए। दूसरी मेन बात है खान पान के ऊपर आता हूँ मैं। शायद कई लोग इत्तेफाक नहीं रखेंगे पर महिला लोग शायद रखेंगे, पर मेरे एक पिता बोल के या आपका बड़ा भाई बोल के मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि टीनेज तक बच्चियों ने खास करके भारत के माहौल के हिसाब से मसाले के पदार्थ से जो चीज़ें बनती है उन चीज़ों को खाने के लिए टाल दो या उसका प्रमाण आपको बहुत कम करना पड़ेगा। साथ में नॉनवेज की वजह अलग होता हूँ कि नॉनवेज में और मसाले पदार्थ में गर्मी बहुत होती है, हीट बहुत होती है। ऑलरेडी अपने देश का माहौल उस लायक नहीं है। अगर आपको मेंटली स्टेबल होना है तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। जब कभी फ्यूचर में कभी अगर आपके प्रिंसिपल चाहेंगे तो उस बारे में अच्छा डिस्कस करेंगे, आपको डिटेल में जानकारी दे दूंगा। 2-3 चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है आपको। दूसरी मेन बात है कि अभी मैं यहाँ पे 1 साल हो गया, काफ़ी सारे बच्चों को मैंने देखा है। आप जब घर से निकलते हो स्कूल तक और स्कूल से घर तक, कई सारे बच्चों को छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है और आप लोग डर की मारे अपने घर पे बोलते नहीं। मेरी आप सबको एक रिक्वेस्ट है, घर वाले माँ या बाप गुस्सा करे कुछ भी करे, पर आपको हर बात अपनी माँ से या अपने पिता से शेयर करनी है। करेंगे? क्या होता है कि आप कई बार चीज़ों को आप लेट बोलते हो, तब तक आप घबराते हो, मेंटली आप डिस्टर्ब होते हो, आपका पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहता है और घबरा सी जिंदगी जीते हो। उसमें क्या होता है कि आप अपनी जो ख्वाब देखते हैं उस ख्वाब तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। जब कभी ऐसा मौका मिलता है घर पे बताइए और बिंदास होके पुलिस स्टेशन जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। बीच में एक हमारी बेटी ने कंप्लेन किया था, मैं उस बेटी की काफ़ी तारीफ की, उसके माँ बाप की तारीफ किया मैंने कि वो हौसला लेकर मेरे पास आए मदद मांगने। उस हिसाब से उस लड़के को जो सजा देनी थी दी। तो दुर्भाग्य ऐसा था, कुछ दिनों बाद तीसरे दिन ही वो केस वापस लेने के लिए मेरे पास आए थे। मेरी आप सभी बच्चियों से रिक्वेस्ट है कि ऐसा कभी मौका मिलता है तो कभी भी केस वापस लेना नहीं है। 2-4 लोगों को अगर ठीक से सजा मिलेगी तो आपको भी रास्ते में चलने की एक आज़ादी मिलेगी। डर और जो खौफ का माहौल है वो कम हो जाएगा। ठीक है। दूसरी मेन बात है
फातिमा शेख कितने लोग जानते हैं? फातिमा शेख के बारे में कितने लोग जानते हैं? कौन थी? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जिनको पता नहीं, जिनको पता है वो अच्छी बात है। फातिमा शेख ये पहली मुस्लिम शिक्षिका थी, सावित्रीबाई फुले के साथ में कंधे से कंधा लगाकर, जिसने महिलाओं के एजुकेशन के लिए काम किया था। जब सावित्रीबाई फुले को और माता फुले को जब स्कूल के लिए जगह नहीं मिल रही थी, तो फातिमा शेख और उनके भाई ने दोनों ने मिलकर वो जगह को प्रोवाइड कराई और साथ में कंधे से कंधा मिलाकर अपनी जनता के लिए, अपने लड़कियों के लिए उन लोगों ने उस वक्त एजुकेशन का काम किया था। इसके बारे में पिछले 1 साल से मैं काफ़ी प्रचार करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी भी एक ख्वाहिश है, आप लोगों के मोबाइल में अगर स्टेटस रखते हो तो कभी ना कभी फातिमा शेख जी का एक स्टेटस भी रखा करो, ताकि लोगों को पता चल जाए फातिमा शेख क्या थी। और बिल्कुल आ रहा है वो, और लगाएंगे। सर ने हम लोगों को कॉलेज में बोला था कि एकदम एंट्रेंस में पोर्ट्रेट लगाना है फातिमा शेख का, तो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह सर नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू। Now I request Honorable Hernar sir to come over here and share his views. Please, sir. आज के इंटरनेशनल महिला दिन के लिए सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और भूषण सर ने जो बताया कि सावित्रीबाई फुले के साथ में जो कंधे से कंधा मिला के जो पढ़ाई के लिए जिन्होंने ट्राई किया, लड़कियों को, बच्चियों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोला, उनके लिए जगह दी, ऐसी फातिमा शेख, उनको भी मैं आज सलाम करता हूँ। और सभी बच्चियों को एक कहना चाहता हूँ, जैसे भूषण साहब ने किया कि कुछ भी तकलीफ होती है तो घर पे बताएगी, माँ को, पिताजी को, इनको बताना जरूरी है। वजह एक होता है कि आज अगर कुछ एक घटना घटती है, कुछ भी थोड़ी सी भी कुछ बातें होती है, तो आप लोग क्या करते हो कि अपने दिल में फिर उसमें क्या होता है, स्टडी में डिस्टर्ब होते हो। तो डिस्टर्ब नहीं होना है, और डिस्टर्ब नहीं होना है क्योंकि आपको बढ़ना है। आपको जो है अभी जो तो महिला जितनी अभी हम देखते हैं, यहाँ तो ठीक है, लेकिन मंत्रालय में देखिए, सब बाकी ऑफिसर्स में देखिए, पुलिस में देखिए, अभी लेडीज का प्रमाण जो है बहुत बड़ा हुआ है। और सभी बच्चों को मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी ने एकदम दादागिरी से एकदम पूरी डट के पढ़ाई करना चाहिए, किसी से डरना नहीं चाहिए। और आज महिला सबलीकरण का आज का जो दिन है, उस दिन का सबने एक कसम लेनी चाहिए कि हम किसी से डरेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए हम डरेंगे नहीं। हम पिताजी से, माँ से जो भी बात होती है कहेंगे। तो इतनी गुजारिश है। और आज महिला दिन की सभी हजरात को, सबको एक शुभकामना देता हूँ और मेरे को थैंक यू। Thank you, sir. बाप रे बाप। खन्ना सर, धन्यवाद. मुली कोणाला घाबरणार नाही. मी आता विनंती करते आमच्या प्राचार्यांना त्यांनी येऊन मी विनंती करते प्राचार्यांना आमचे आताच आमच्यामध्ये उपस्थित झाले आहेत सन्माननीय शैलेश पाटील सर. मी सर्वांना विनंती करते हारून सरांना की त्यांनी त्यांचा सत्कार करावा. प्लीज सर. सिटी पोलीस स्टेशन असिस्टंट PI. हाथ कर
afternoon to all of you, all the dignitaries of the dice and dear students. Behalf of JT Arts and Commerce College, behalf of JT Trust, I welcome and congratulate and thank to all the dignitaries. आज आप जो देख रहे हो, आपको हौसले के लिए और ऊपर लगा लेना है कि आपको डिसिप्लिन और सिक्योरिटी आपके साथ है। जब आप कोई काम कर रहे हो, तालीम के लिए यहाँ आ रहे हो, तो आपको जो डर था, जो 5% होगा 10% होगा, आज इसको खत्म करना है। आपको कोई प्रॉब्लम अगर होता है तो कॉलेज के प्रिंसिपल से लेकर स्टाफ मेंबर से लेकर आउट में कॉर्पोरेशन है, पुलिस हमारे साथ है, तो आपको कहीं पर भी डरने की जरूरत नहीं है। आज बहुत ही बेहतरीन दिन है आपका, तो आज आप लोग बिल्कुल अहद करो कि कुछ भी प्रॉब्लम अगर होता है तो पहले आप अपने टीचर से कांटेक्ट करें, वो नहीं है तो और आगे फिर प्रिंसिपल पास आइए, तो हम आपकी हर जगह मदद करेंगे। मैं आपकी बात खत्म करता हूँ। सलाम। Now, on behalf of the JT Trust, I am very much thankful to our Honorable Khairnar Sir, Bhusar Sir, Patil Sir, Dimba Sir, and their assistants that they came here, they spared their precious time for us. इतना ही नहीं, उन्होंने आप सभी को encourage किया, बहुत ही स्पेशली आज विमेंस डे के दिन हमें शुभेच्छाएं उन्होंने दी है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। साथ ही साथ हमारे प्रिंसिपल सर, जिनकी वजह से ये सब प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज कर पाए हैं, हमारे ऑनरेबल चेयरमैन सर, जो हमेशा ऐसे प्रोग्राम्स लेने के लिए एनकरेज करते हैं। साथ ही साथ हमारे जेटी कैंपस के सभी हेड्स जो आज यहाँ पर आए हुए हैं, और साथ ही साथ अल खिदमत ग्रुप के जो भी यहाँ पर लोग हैं, ये NGO है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अपना प्रेशियस टाइम हमारे लिए दिया है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू डियर स्टूडेंट्स that you have spared your time for us. I am thankful to Salma madam also. Thank you. Thanks a lot.